अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ आता है वो अपना एक डॉक्ट्रिन लेके आता है और उसकी एक वजह पाकिस्तान में फ़ौज का हमेशा से सियासत के अंदर और जो बाकी अमूर हैं क्योंकि अमल दखल रहा है, तो इस वजह से हमेशा जो भी आर्मी चीफ आता है वो अपना एक डॉक्ट्रिन लेके आता है। ज़्यादा दूर नहीं जाते। जब मुशर्रफ का तकरीबन जो 9 साल का जो डिक्टेटरशिप थी वो दौर ख़त्म हुआ, तो जनरल कियानी उनकी जगह पे आर्मी चीफ आए। तो जनरल कियानी का जो डॉक्ट्रिन था वो क्या था? जनरल कियानी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था मुशर्रफ का जो एक डिक्टेटरशिप का दौर था कि एक जो फ़ौज का इमेज जब मुशर्रफ बतौर मिलिट्री रूलर काम कर रहे थे, उसको बहाल करना, क्योंकि जो उनके आखिरी चंद माह थे या आखिरी जो साल था, उसमें फ़ौज के इमेज को बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा मुशर्रफ के जो आखिरी दौर में। एक कि फ़ौज के उस इमेज को रिस्टोर करना, और दूसरा जो जनरल कियानी का जो डॉक्ट्रिन है, वो सबसे अहम जो डॉक्ट्रिन था कि इससे पहले 9/11 से पहले अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान की फ़ौज है, उसकी जो तरबियत है वो बुनियादी तौर पर रवायती जंग लड़ने के लिए उसकी बुनियाद पे की जाती थी। यानी कि जो भारत के साथ हमारे जो एक लॉन्ग टर्म हॉस्टिलिटी है, 3 जंगें भी हमने लड़ी हैं और छोटे-मोटे वैसे भी वाक़यात होते रहते हैं। तो जो पाकिस्तानी फ़ौज की तरबियत है वो बुनियादी तौर पर रवायती जंगें लड़ने के लिए थी। लेकिन जनरल कियानी का जो डॉक्ट्रिन था, ये क्रेडिट उन्हें जाता है कि उन्होंने जो पाकिस्तानी फ़ौज को रवायती ख़तरों से लड़ने के साथ-साथ जो गैर रिवायती लड़ाई है, यानी कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, उसके लिए भी उन्होंने एक बहुत मरकज़ी किरदार अदा किया। और जनरल कियानी के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ्स आए हैं उनमें ही वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट थिंकिंग जर्नल, यानी कि उन्होंने जो पेपर वर्क है, जो स्ट्रेटजी है, ये जो पॉलिसी लिखना है, उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। और ये जनरल कियानी के दौर में हुआ था। मुशर्रफ के दौर में दो के जो साबका कबायली इलाके हैं उसमें फ़ौज ने बाकायदा तौर पर ऑपरेशन लॉन्च किया था, लेकिन सेटल्ड एरियाज़ में यानी कि स्वात में बाकायदा तौर पर जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ वो जनरल कियानी ही के दौर में हुआ और जनरल कियानी का ही वो डॉक्ट्रिन था। फिर जनरल राहील शरीफ आए। उनका डॉक्ट्रिन क्या था कि उन्होंने उस दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसको वो अर्बन एरियाज़ में मज़ीद ले गए, यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की जो सिलसिला शुरू हुआ। फिर उनका एक जो डॉक्ट्रिन था कि उन्होंने अपनी बहुत ज़बरदस्त ब्रांडिंग की। अगर आप देखें तो इवन के जब उनके जो 3 साल मुकम्मल हुए तो उन्होंने भी कोशिश की कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए और ये ट्रेंड भी चलते रहे सोशल मीडिया के ऊपर कि जाने की बातें रहने दो। तो उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा उस लिहाज से ब्रांडिंग की। और एक और जो उन्होंने अपना इमेज पोर्ट्रे किया वो ये था कि वो करप्शन के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। कुछ ऐसे केसेस, कुछ कार्रवाई उन्होंने जो सीनियर जर्नैल हैं फ़ौज के अंदर उनके खिलाफ किए। फिर जनरल बाजवा का जो डॉक्ट्रिन था, 3 चीज़ें वो करना चाहते थे। एक, जब वो आर्मी चीफ अपॉइंट हुए कि पाकिस्तान को एक नॉर्मल कंट्री बनाना चाहते हैं। नॉर्मल कंट्री कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई मजहबी इंतहा पसंदी ना हो, ये जो जिहादी ग्रुप्स हैं ये ना हो, पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो मजबूत हो। और तीसरा उनका ये मानना था कि पाकिस्तान के तमाम जो हमसाए हैं और उसमें भारत सरफ़हरिस्त, उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो मामूल पर आने चाहिए। और जो अगली बात थी कि हाइब्रिड रिजीम। अब ये फैसला आपने करना है कि जो तीनों जर्नैल जो आर्मी चीफ्स रहे इनके जो भी डॉक्ट्रिन है ये किस हद तक कामयाब हुए, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन आज जो आपके साथ मैंने बात करनी है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इनकी जो तैनाती है वो नवंबर में हुई और अब उनको तैनात हुए कोई लगभग 7 माह हो चुके हैं। तो इन 7 माह के अंदर अब आप कह सकते हैं कि एक और डॉक्ट्रिन उसकी शक्ल हमारे सामने आती जा रही है, जिसे आप कह सकते हैं कि क्योंकि ये हाफ़िज़ कुरान भी हैं कि हाफ़िज़ डॉक्ट्रिन। अब ये जो जनरल आसिम मुनीर का डॉक्ट्रिन है क्या, आज उस हवाले से बात करेंगे। अगर जनरल कियानी को फ़ौज के इमेज को लेकर, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसको लेकर ख़तरा था, बहुत बड़ा उनके लिए एक चैलेंज था। फिर वही चैलेंज जनरल राहील शरीफ को दरपेश रहा। कमोबेश जो जनरल कमर जावेद बाजवा थे, सिक्योरिटी के जो मामला थे वो भी उनको चैलेंजेस इस तरह के दरपेश रहे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप कह सकते हैं कि इकॉनमी तो हमेशा बहुत बड़ा चैलेंज रही, लेकिन अब जो पाकिस्तान की जो मुआशी जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है कि जो आपके दोस्त हैं वो आपको पैसे देने से कतराते हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं
वो भी बग़ैर किसी शर्त के आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से जो डिटेरियोरेशन हुई है पाकिस्तान के तमाम जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, तो उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनका जो डॉक्ट्रिन सामने आया, आप उसे कह सकते हैं कि वो है इकोनॉमिक रिकवरी का डॉक्ट्रिन। जी हाँ, अगर जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनका अगर डॉक्ट्रिन जो अब इवॉल्व हो रहा है वो है कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरीके से इस मुश्किल सूरत हाल से निकालना है। और इस सिलसिले में गुज़श्ता 6-7 माह में जब से उनकी बतौर आर्मी चीफ तैनाती हुई, उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। और कल इस सिलसिले में जो एक आप कह सकते हैं कि पहली हमें इंडिकेशन मिली कि मौजूदा आर्मी चीफ की तरजीहात क्या हैं, कि कल पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है, एक इकोनॉमिक रिकवरी प्लान दिया है और एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है उसको क़याम में अमल में लाया है। और इसका इन नटशेल स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसका पर्पज़ क्या होगा? पर्पज़ इसका ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी सरमायाकारी है उसको इनकरेज करना। और इसके लिए पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि सरमायाकारी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितनी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, कोई भी जो कंपनी पाकिस्तान के अंदर अगर सरमायाकारी करना चाहती है तो उसको अनगिनत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से कतराता है। अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसका मतलब है कि एक वन विंडो ऑपरेशन होगा, यानी कि कोई भी सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर अगर सरमायाकारी करना चाहता है तो जो वफाकी गवर्नमेंट है तमाम सूबों के साथ कोऑर्डिनेट करके एक छत तले उन्हें तमाम वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगी ताकि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर सकें। अब जो दावा किया जा रहा है, जो हुकूमती वुज़रा हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो मंसूबा है ये सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर से भी बड़ा मंसूबा है। यानी कि उसके जो एम्बिशियस अहदाफ रखे गए हैं, मसलन 2035 तक पाकिस्तान की जो मईशत का साइज़ है उसको कहा जा रहा है कि $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, यानी कि 1000 अरब डॉलर तक वो पहुंच जाएगा। अभी अगर पाकिस्तान की मईशत का साइज़ देखें तो वो कोई $341 बिलियन है, यानी कि अगले 12 साल में एक आप कह सकते हैं कि गैर मामूली जो पाकिस्तान की मईशत में आपको ग्रोथ चाहिए। और जो हुकूमत ने अहदाफ रखे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम के तहत उनको तवक्को है कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाले सालों में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। उसमें जो पाकिस्तान की बरामदात हैं उसमें कोई $70 बिलियन का इजाफा होगा और $70 बिलियन की इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी कि वो अशिया जो अब हम दरामद करते हैं यानी कि इंपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर ही उनका जो प्रोडक्शन है वो होगी। तो ये एक एम्बिशियस प्लान है और इसमें जो असल जो कहानी है कि इस सारे प्लान को कंसीव करना, इसका जो भी आइडिया है ये फ़ौज का ही है। और इसका एक जो कंपोनेंट है जो कि आज एक सेटबैक भी हुआ है इस सिलसिले में, जो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, कि इसका जो एक जो कंपोनेंट है वो आपको पता है कि ये कुछ अर्सा पहले ही जो पाकिस्तान फ़ौज है और जो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसमें हज़ारों एकड़ अराजी जो है वो पाकिस्तान फ़ौज को लीज़ पर दी गई, जिसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाएगी। और ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये उस प्रोजेक्ट को भी फैसिलिटेट करेगा इन अ वे कि बाहर से यानी कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान आएगी। लेकिन सेटबैक ये हुआ है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट और फ़ौज के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। और ये भी कहा है कि ये फ़ौज का काम नहीं है कि इस तरह के वेंचर्स में जो भी अपने आप को आजमाना। तो यकीनी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, लेकिन ये जो भी डॉक्ट्रिन था नए आर्मी चीफ का, ये आते ही उनको एक सेटबैक मिला है। दूसरा इसके अंदर जो ये जो डॉक्ट्रिन है इसमें आपको कहीं ना कहीं जो ओवरलैप नज़र आ रहा है जो बाजवा डॉक्ट्रिन भी है। ये मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज़ हैं, ये ज़्यादा गंभीर हुए तो पाकिस्तान हर दफ़ा जो अपने दोस्त ममालिक हैं जिसमें यूएई, सऊदी अरब शामिल हैं, कि आप उन्हें हमें बेल आउट करें, वो बेल आउट करते भी रहे। लेकिन अकॉर्डिंग टू जनरल बाजवा, जब वो आर्मी चीफ थे तो इन ममालिक ने, गल्फ़ जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान को ये ऑफ़र किया कि आप हर दफ़ा हमारे से मांगने आ जाते हैं
तो उन्होंने पाकिस्तान को इनकरेज किया, एक प्लान दिया कि हम आपके लिए एक वेल्थ फंड, एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसको $100 बिलियन तक ले जाया जा सकता है। और आप करें क्या कि बजाय हमसे बार बार पैसे मांगने के, जो आपके सरकारी मलकियत में चलने वाले इदारे हैं उनको आप प्राइवेटाइज़ करें, उनके जो शेयर्स हैं वो हमें बेचें। उससे पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ सरमायाकारी होगी बल्कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का बोझ भी नहीं बढ़ेगा। तो एक जो इस नया जो इकोनॉमिक रिकवरी प्लान है, ये भी उसका हिस्सा है। जो कहा जा रहा है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आएगी। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, ये रोड मैप, वो यही है कि ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, आइडिया ये है कि ये एक फ़ंड क्रिएट करेंगे, एक वेल्थ फ़ंड और इन्वेस्टमेंट फ़ंड, जो कि पाकिस्तान में ना सिर्फ नए शोबों में सरमायाकारी करेगा बल्कि पाकिस्तान में जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं उनके शेयर्स भी खरीदेगा। और इस तरह का जो मॉडल है ऑलरेडी जो है पाकिस्तान ने जो स्टडी किया है वो इजिप्ट के साथ जो ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनका इसी तरह का अरेंजमेंट चल रहा है, क्योंकि इजिप्ट और पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं वो लगभग एक ही तरह के हैं। वहाँ पर भी बारहा वो IMF के प्रोग्राम में जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस हैं, और अगेन एज़ यूजुअल वो सऊदी अरब और UAE और जो दूसरे अरब ममालिक हैं उनसे वो बेल आउट पैकेजेस जो कंसिस्टेंटली लेते रहते हैं। लेकिन कुछ अर्सा पहले इन ममालिक को भी सऊदी अरब और UAE ने इजिप्ट को ये ऑफ़र किया कि बजाय इसके कि आप बार बार हमारे से पैसे आप मांगते रहें, तो उन्होंने वहाँ पे एक फ़ंड क्रिएट किया जिसके तहत ऑलरेडी ये UAE और जो सऊदी अरब हैं, कई वहाँ पर जो सरकारी मलकियत में चलने वाले इदारे हैं उनको उन्होंने एक्वायर किया है और वहाँ पर उन्होंने सरमायाकारी की है। तो एग्जैक्टली वही मॉडल जो है, ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान में भी लाया जा सकता है। अब इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। कल की ये जो मीटिंग हुई है कि और ये जो प्लान सारा अनवेल किया गया है, इससे एक चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस होने हैं इस साल के एंड पर, और इलेक्शंस जो भी होंगे नज़र ये आ रहा है कि ये जो मौजूदा सेटअप है यही कंटिन्यू करेगा, यानी कि एक कोalition गवर्नमेंट होगी। यही जमातें जो इस वक्त आपको इक़्तिदार में नज़र आ रही हैं वही जमातें इक़्तिदार में होंगी। सिर्फ ये तय होना बाकी है कि अभी तो नून लीग जो है वो इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है उसको लीड कर रही है। क्या इलेक्शन के बाद यही इक्वेशन रहेगी या पीपल्स पार्टी इसको लीड कर सकती है? प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? ये चीज़ें आई थिंक इलेक्शन के बाद ही पता चलेंगी। लेकिन जो इंडिकेशन है, ये जो हाफिज़ डॉक्ट्रिन है, बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की इकॉनमी है, और पाकिस्तान को अगर इस मुआशी भंवर से निकालना है तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म इकनॉमिक प्लान की ज़रूरत है। एंड सेकेंडली, पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं कि माइनस इमरान खान एक इत्तेहादी यानी कि यूनिटी गवर्नमेंट की ज़रूरत है, और वो जो यूनिटी गवर्नमेंट है वो मौजूदा जो PDM की जो हुकूमत है या उसके अंदर जो जमातें हैं यही वो उसको प्रोवाइड कर सकती है। तो एक लिहाज से एक तरफ ये इकोनॉमिक रिकवरी प्लान आपके सामने आया, और दूसरा जो अगले 5 साल के लिए जो पॉलिटिकल जो प्लान है उसमें भी इसमें कहीं झलक नज़र आती है। अब इसके ऊपर ये जो डॉक्ट्रिन है कितना अमल दरामद होता है, ये आई थिंक आने वाला वक्त ही बताएगा। और उसके लिए हमें जो माजी के जो भी आर्मी चीफ जो डॉक्ट्रिन लाते रहे उन पर कितना वो उन्होंने अमल दरामद किया, वो भी हमारे लिए एक ज़बरदस्त वो गाइड हो सकते हैं। लेकिन 7 माह के बाद जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती हुई है, तो ये जो उनका डॉक्ट्रिन है वो अब हमारे सामने है। उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, ये एक अलग बात है, क्योंकि अरबों डॉलर की सरमायाकारी लाने के लिए आपको इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। आइसोलेशन में कोई इदारा काम नहीं करेगा कि आप एक वन विंडो ऑपरेशन कर दें, क्योंकि एक पूरा एक होलसम तब्दीली लानी पड़ेगी। और विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और विदाउट रिफॉर्मिंग अदर की इंस्टीट्यूशंस, आपका वो थाना कल्चर हो, आपका अदालती निज़ाम हो, उसको रिफॉर्म किए बगैर क्या हम इतनी बड़ी सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ला सकते हैं और एक इकनॉमिक टर्न अराउंड ला सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में सवालिया निशान है, क्योंकि उसकी पहली झलक तो आपने ऑलरेडी देख ली कि जब आपकी अपनी अदालतें ही इस प्लान को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, जो फ़ौज को लीज़ पर हज़ारों एकड़ अराजी दी गई थी पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से, उसको उन्होंने गैर आइनी करार दे दिया है। तो इस तरह की जो लीगल हर्डल्स जो हैं इस प्लान के आड़े आ सकती हैं। तो प्लान अच्छा है, एम्बिशियस भी लग रहा है, लेकिन इस पर अमल दरामद कितना होता है
आई थिंक ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।